गोकुल गोकुलपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता ग्वाले थे। वो रोज गायों से दूध निकालकर शहर में जाकर बेचा करते थे। उनकी गायों के दूध की सभी तारीफ किया करते थे। गोकुल भी अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। पूरा परिवार खुशहाली से रह रहा था। लेकिन एक दिन अचानक शहर से आते हुए गोकुल के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो मारे जाते हैं। गोकुल और उसकी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। अपनी माँ को रोता देखकर गोकुल कहता है, माँ, माँ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या करूं बेटा, अब हमारा क्या होगा? तेरे पिताजी चले गए, अब हमें कौन संभालेगा बेटा? माँ, तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं संभालूंगा। मैं शहर जाकर दूध बेचूंगा। अगले दिन जैसे ही गोकुल और उसकी माँ गायों से दूध दूहने लगते हैं, तभी गांव का जमींदार वहाँ आता है। गोकुल की माँ जमींदार से पूछती है, नमस्ते सेठ जी, कहिए कैसे आना हुआ? कमला, तुम्हारे पति ने मुझसे कर्जा लिया था, अब वो तो नहीं रहा, तो कर्ज वसूलने के लिए मैंने तुम्हारी सारी जमीन जायदाद और गायों पर कब्जा कर लिया है। अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं इन्हें बेचकर अपना कर्ज पूरा करूँगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? इतना कर्जा नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता सेठ जी। दोनों माँ बेटा बहुत हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जमींदार नहीं सुनता। वो उनकी गायों और जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। दोनों माँ बेटा एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं और आसपास के गांवों में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। एक दिन जब गोकुल पड़ोस के गांव से मजदूरी कर वापस आ रहा था, तभी उसे एक छोटी सी गाय दिखाई दी जो बारिश में भीग रही थी। गोकुल को उसे देखकर बहुत दया आई। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। गोकुल गाय के लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर बना देता है। कई दिन लगातार बारिश होती रहती है, लेकिन गोकुल गाय की सेवा करता है और उसे मिट्टी के घर में रहकर बारिश से बचाता है। जब बारिश रुकती है तो दोनों माँ बेटा हैरान हो जाते हैं कि गाय के मिट्टी के घर की जगह एक बहुत बड़ा सोने का महल था। जब वो दोनों हैरान होकर वहाँ आते हैं तो गाय उनसे कहती है, गोकुल, मैं कामधेनु गाय हूँ। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस मिट्टी के घर को मैं सोने के घर में बदल रही हूँ। इस घर के अंदर पड़ा हुआ सोना तुम्हारे बहुत काम आएगा। ऐसा कहते ही गाय वहाँ से गायब हो जाती है। महल के अंदर बहुत सारा सोना पड़ा था। वे दोनों सोना बेचकर बहुत सारी गायें खरीदते हैं और फिर से दूध का कारोबार शुरू करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। छगन सेठ गांव के बहुत बड़े रईस थे। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन, खेत, खलिहान और दुकानें थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो गांव के बीचों बीच अपने एक बहुत बड़े मकान में अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों विक्की और बब्बी के साथ रहते थे। छगन सेठ बहुत मेहनती और अच्छे इंसान थे। अरे रामू, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? सेठ जी, इस साल मेरी फसल खराब हो गई। मैं क्या करूं बताइए, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे मुनीम जी, जितना इसे चाहिए उतना अनाज दे देना, खाने की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन छगन सेठ एक चीज से बहुत परेशान थे। उनके दोनों बेटे एक नंबर के निकम्मे और आलसी थे। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहा करते थे, सुशीला, मुझे तो इन दोनों की चिंता है। मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? ये कैसे मेरा व्यापार संभालेंगे? कोई बात नहीं जी, वक्त इन सबको संभाल लेगा। अरे तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो वक्त आएगा कब? देखती नहीं कैसे सांड जैसे बड़े होते जा रहे हैं। इसी तरह सालों साल बीत जाते हैं। एक दिन सेठ बहुत बीमार हो जाते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को बुलाकर कहते हैं, बेटा, मैं तुम दोनों को एक काम देना चाहता हूँ। जो उसमें अव्वल आएगा, मैं उसी को सारा व्यापार, काम और जमीन जायदाद देकर जाऊंगा।
हमें क्या करना होगा पिताजी? तुम दोनों को हमारे जंगल वाली पुरानी हवेली में जाना होगा। वहाँ पर 2 सुनहरी कारें हैं। तुम में से जिसकी कार सबसे चमकती हुई होगी, मैं उसी को सब कुछ दूंगा। ऐसा सुनते ही दोनों हवेली की तरफ चल पड़ते हैं। वो जंगल के रास्ते से बड़ी मुश्किल से हवेली में पहुँचते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ 2 कारें खड़ी हुई थी। उनके ऊपर धूल मिट्टी जमी थी। विक्की बड़ी कार को साफ करता है। वो अंदर से सुनहरे रंग की थी। बब्बी, ये कार मेरी है, तू दूसरी कार को साफ कर। बब्बी विक्की से थोड़ा ज्यादा समझदार था। वो जैसे ही कार को साफ करता है, वो सुनहरे रंग की नहीं थी, लेकिन वो उसे चलने लायक बना देता है। और इधर विक्की की कार सुनहरे रंग की थी। साफ करने के बाद वो चमकने लगती है, लेकिन वो चल नहीं सकती थी। विक्की बब्बी से कहता है, बब्बी भाई, तेरी कार चल रही है ना? तू ऐसा कर, रस्सी से बांधकर मेरी कार को खींच ले। हम दोनों कारें लेकर घर जाते हैं। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। वे दोनों घर के आंगन में लाकर दोनों कारें खड़ी कर देते हैं और अपने पिता को बाहर बुलाते हैं। दोनों कारों को देखकर सेठ अपनी सारी धन दौलत बब्बी को दे देता है। ये देखकर विक्की बोलता है, पिताजी, मेरी कार तो इससे ज्यादा चमक रही है, फिर भी आपने सारी दौलत बब्बी को क्यों दी? बेटा, तुम्हारी कार चमक रही है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। लेकिन असली सुनहरी कार तो बब्बी की है, जो चल सकती है और सोना कमा सकती है। इसलिए जीवन में हमेशा मेहनत करो और ऐसा काम करो जिससे तुम खुद की और औरों की मदद भी कर सको। दोनों बेटों को अपने पिता की बात समझ आ जाती है और वो दोनों उसी दिन से मेहनत करने लगते हैं। बहुत दिन पहले की बात थी। नाना नगर नाम के एक गांव था, जिसमें रूपेश करके एक आदमी रहता था, जो मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसका एक बेटा भी था, सोमेश। सोमेश पढ़ाई खत्म करके गांव में ही रहने लगा, लेकिन नौकरी कुछ नहीं करता था। एक दिन सोमेश ने अपने पापा रूपेश के पास आया और ऐसा पूछा, पिताजी, आप तो बहुत अच्छी तरह मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपकी बनाए हुए सब कुछ बहुत मजबूत होता है, वो कैसा? बेटा सोमेश, मैं अपनी मिट्टी में फेविकॉल डाल देता हूँ, यही मेरी सीक्रेट है। और हाँ, ये सब छोड़ो, आपने डिग्री खत्म किया है, कुछ काम करने की इरादा है कि नहीं? तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है अखिल यादव, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तुम उसके पास जाओ, वह कुछ न कुछ काम दे देगा। अखिल यादव के पास बहुत सारे बस थे, उसका बहुत बड़ा धंधा था। जब सोमेश वहाँ पर गया, अखिल जी, मेरा नाम सोमेश है और मैं रूपेश का बेटा हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? तुमको ड्राइविंग आती है कि नहीं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा, तो ठीक है, मेरे पास एक बस है, तुम उसे चला लो। डीजल और मेंटेनेंस तुम्हारा, बाकी के कमाई में आधा हिस्सा मेरा, क्या बोलते हो? ठीक है सर, मैं कल से ही बस लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर बस ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब बस में कोई यात्री नहीं थे, सोमेश बस को तेजी से चला रहा था। अचानक उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। सोमेश उसे नियंत्रण कर न पाया और सीधा जाकर एक तालाब में बस के साथ गिर जाता है। कुछ करके सोमेश तो बाहर आ गया, लेकिन बस तो पूरी तरह डूब जाती है। अरे देवा, अब मैं क्या करूं? सोमेश भागता हुआ अखिल यादव के पास जाता है और सारी बात बता देता है, लेकिन अखिल यादव आग बबूला हो जाता है। क्या? बस गिर गई? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बस मुझे चाहिए। रुक, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवा देता हूँ। आपको जो कुछ भी करना है कर लो सर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर सोमेश वहाँ से घर चला जाता है। जब पुलिस सोमेश के घर आता है, तभी वहाँ पर रूपेश भी होता है। रूपेश पुलिस से बोला, अरे, मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं सर? इसे छोड़ दो। तभी पुलिस ने सारी बात बताई। फिर रूपेश ने बोला,
इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन की वक्त दीजिए, मैं अखिल यादव जी को नया बस लाके देता हूँ। ऐसा बोलकर रूपेश और सोमेश ने मिलकर मिट्टी से एक मजबूत बस बना देते हैं और नई बस की तरह उसे पेंट भी डाल देते हैं। पुलिस को बुलाकर उस बस को अखिल यादव को देते हैं और अखिल उस बस को लेके चला जाता है। तब से सोमेश अपने पिताजी को मदद करते हुए दोनों मिट्टी के खिलौने बनाते ही जीने लगे।